पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम राजनीतिक सिद्धांत के एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम लोकतंत्र के ऊपर डिस्कस करेंगे। किसके ऊपर? डेमोक्रेसी के ऊपर। आप सबको पता है कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्टडीज़ चैनल जो है आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोकतंत्र को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे लोकतंत्र। सबसे पहले हम यहाँ पर लोकतंत्र का क्या मतलब होता है उसको हम समझेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप सबने जो है लोकतंत्र को हर दिन सुनते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो या फिर जो आपका दिनचर्या होता है उसके अंदर आप कभी ना कभी जब बात करते हैं तो एक दूसरे से लोकतंत्र जो शब्द है वो आप सुनाए आपको देता है, सुनने को मिलता है। तो लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? तो ये जो लोक है, लोक शब्द, ये आपका जनता को डिनोट करता है। लोक मतलब जनता, जबकि जो तंत्र है ये किसी व्यवस्था को परिभाषित करता है। किसी व्यवस्था को, किसी व्यवस्था या फिर शासन को परिभाषित करता है। इस प्रकार लोक प्लस तंत्र यानी जनता प्लस शासन, जनता का शासन, ये लोकतंत्र होता है। लेकिन इसकी शब्द की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो भी इसका अर्थ यही आता है, जनता का शासन। तो हम देखते हैं लोकतंत्र को कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जो है वो ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला जो है वो है डेमोस। अब ग्रीक शब्द है ये डेमोस, तो डेमोस का क्या मतलब होता है? डेमोस का अर्थ होता है बहुत या फिर जनता। ये हमारे डेमोस का अर्थ है। और दूसरा शब्द है वो है क्रसिया। ये दोनों जो शब्द हैं वो ग्रीक शब्द हैं, डेमोस और क्रसिया। इन दोनों शब्दों से मिलकर जो है वो डेमोक्रेसी शब्द बना है। अब हम समझते हैं डेमोस को, तो हमने देखा कि बहुत या फिर जनता इसका मतलब होता है, जबकि हम क्रसिया को देखें तो क्रसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार से ये दोनों शब्द मिलकर हमारी डेमोक्रेसी को बनाते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इस प्रकार लोकतंत्र जो है वो है जनता का शासन। अब सवाल ये आता है कि लोकतंत्र की ये जो परिभाषा है इसे सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन हैं जिन्होंने सबसे पहले लोकतंत्र की इस परिभाषा को परिभाषित किया था। उन्होंने जो है लोकतंत्र को अपने गेटिसबर्ग भाषण में संबोधित करते हुए जनता को इस शब्द को जो है गढ़ा था और बोला था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उन्होंने क्या बोला था इसके बारे में। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। और ये जो परिभाषा है ये इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो जब 12th क्लास या 11th क्लास में थे वहीं से जब पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लोकतंत्र के बारे में ये जो परिभाषा है वहीं से स्टार्ट हो गई थी। और अब आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये परिभाषा पूछी जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोकतंत्र को देखें तो लोकतंत्र जो है शासन का वह रूप है जिसमें शासन की जो अंतिम शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो जनता के पास होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से करती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर लोकतंत्र का क्या अर्थ है इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम लोकतंत्र की कुछ मुख्य परिभाषाएं देखते हैं जो कि बहुत से इम्पॉर्टेंट जो थिंकर हैं उन्होंने दिया है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट थिंकर है वो है अब्राहम लिंकन।
इन्होंने गेटिसबर्ग का जो उनका भाषण था, जहाँ से इस लोकतंत्र को, उनकी जो लोकतंत्र की ये परिभाषा थी वो सबसे अधिक परिभाषित हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई, तो वो यही थी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। अब यहाँ पर दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। पहला ये क्वेश्चन पूछता है वन लाइनर में कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। इसमें ये का जो है वो किस शब्द पर या किस अर्थ को ये जोड़ देता है। तो यहाँ पर ये जो का है, इसका तात्पर्य होता है अंतिम शक्ति जनता में निहित होगी। ये का जो है वो इससे संबंधित है या फिर इसका ये अर्थ है। वहीं दूसरी तरफ द्वारा जो है उसका अर्थ है जनता के लिए कल्याण या फिर जनता के लिए ही कार्य किया जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं सिले के अनुसार उन्होंने लोकतंत्र को कैसे देखा है। तो इन्होंने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी है वो उन्होंने बताया है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है या फिर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सेदारी या फिर हिस्सा होता है। आगे जो है ब्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन शक्ति एक वर्ग विशेष में निहित ना होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है। तो ये हमारे ब्राइस हैं जिन्होंने लोकतंत्र की ये परिभाषा दी है। इसके अलावा सारटोरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। इनकी बुक आप नोट करें, डेमोक्रेटिक थियरी, 1962 में ये बुक इन्होंने लिखी। इसके अलावा कैच ऑल पार्टी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैच ऑल पार्टी, ये भी सारटोरी से संबंधित है। अब कैच ऑल पार्टी क्या है इसको हम समझते हैं। ये एग्ज़ाम्स में हमेशा रिपीट किया है, तो इसे आप बिल्कुल मत भूलिएगा, इसे ज़रूर नोट कीजिएगा। कैच ऑल पार्टी क्या है कि सारे विचारधाराएं या लोगों या जनता के बीच में जो मतभेद है, उनका जो आपसी विवाद है, उसको भूलकर नेता या फिर पर्टिकुलर जो राजनीतिक दल होते हैं वो सभी का मत पाना चाहते हैं और सभी की हिस्सेदारी वो अपने अंदर पाना चाहते हैं। तो कैच ऑल पार्टी का यही मुख्य उद्देश्य है, या कैच ऑल पार्टी इसी विचारधारा को लेकर बढ़ती है, आगे बढ़ती है, जिसमें सारे मतभेद को ख़त्म करके जो राजनीतिक दल हैं वो सभी को अपने अंदर समाहित करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारटोरी से रिलेटेड है और सारटोरी ने कैच ऑल पार्टी से संबंधित हैं और इन्होंने इसको दिया है। इसके अलावा सारटोरी जो हैं उन्होंने पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, ये बुक उन्होंने लिखी थी 1976 में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो इनका ये डेमोक्रेटिक थियरी किताब है ये इम्पॉर्टेंट है। अब इस किताब में उन्होंने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया है उसे हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वह है जो सरकार को उत्तरदायी तथा नियंत्रणकारी बनाती है तथा जिसकी प्रभावकारिता मुख्यतः इसके नेतृत्व की योग्यता तथा कार्यशीलता पर निर्भर होती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये सारटोरी ने दिया है अपनी बुक डेमोक्रेटिक थियरी में। इसके अलावा डाइसी हैं, वो लोकतंत्र को कैसे परिभाषित करते हैं? उनका कहना है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। इसके अलावा शुम्पीटर हैं, वो बताते हैं लोकतांत्रिक पद्धति निर्णय लेने की ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है। यहाँ पे क्या? संस्थात्मक व्यवस्था, ये कीवर्ड है। जहाँ पर आपको लोकतंत्र के साथ संस्थात्मक व्यवस्था शब्द देखने को मिलता है तो ये शुम्पीटर हैं। शुम्पीटर लोकतंत्र को इस तरीके से परिभाषित करते हैं जिसमें व्यक्तियों को जनता के मतों के लिए प्रतियोगात्मक संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा मैकफर्सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इनकी जो किताबें हैं वो बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होती रहती हैं। मैं यहाँ पे अभी किताबों के बारे में भी डिस्कस करूँगा। पहले हम समझते हैं लोकतंत्र सरकारों को चुनने तथा शक्ति प्रदान करने या किसी दूसरे तरीके से कानून बनाने और राजनीतिक निर्णय लेने का एक
तरीका मात्र है। ऐसा मैकफर्सन ने लोकतंत्र के बारे में बताया है। अब हम यहाँ समझते हैं कि मैकफर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो बुक्स हैं, इन्होंने जो जो किताबें लिखी हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहे। तो एक एक करके हम इनकी किताबों को समझते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको। इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है वो है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। क्या? द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। इसके अलावा इनकी इम्पोर्टेंट बुक है द रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसी। द रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसी। ये सारी किताबें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा अगली इनकी जो इम्पोर्टेंट किताब है वो है पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म। पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से संबंधित 3 मैकफर्सन की किताबें हैं जो एग्ज़ाम्स में रिपीट होती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किन विचारकों ने क्या बोला है। लावेल, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इन्होंने लोकतंत्र को बताया है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक का समान अवसर प्राप्त हो, प्रत्येक को समान अवसर प्राप्त तथा वह जानता हो कि उसे समान अवसर प्राप्त है। इसके अलावा फ्रैंकलिन हेनरी गिडेंस हैं, वो बताते हैं कि प्रजातंत्र राज्य, शासन, समाज अथवा तीनों के योग का स्वरूप है। कौन? लोकतंत्र। लोकतंत्र। इस प्रकार से हम देखें तो लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन, सामाजिक व्यवस्था, जीवन पद्धति, आर्थिक तंत्र या फिर मनोवृत्ति, माइंडसेट, ये है लोकतंत्र, जिसमें अंतिम सत्ता जो है वो कहाँ पर होती है? जनता के पास होती है, जनता में निहित होती है। अर्थात राज्य में जनता सर्वोपरि है तथा संप्रभु है। जनता से ऊपर कोई भी संस्था नहीं है जो कि हमारे ऊपर शासन कर सके। यानी लोकतंत्र के अंतर्गत जनता ही अंतिम शक्ति है, ये सर्वोपरि है, अदय है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये भी कई बार आज इस टाइम पर जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पैटर्न पूरा चेंज हुआ है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये देखने में तो बहुत ज़्यादा इजी आपको दिखते हैं कि क्या ही पूछा है, लोकतंत्र की विशेषता ही तो पूछिए, हम तो ऐसे ही उसको एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन नहीं, इतना डिफ़िकल्ट होता है कि आप जो है उसको उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो एलिमिनेट करने लायक नहीं होते हैं। तो आप इन सारी विशेषताओं को नोट करें। सबसे पहली जो विशेषता है वो है लोकप्रिय प्रभुत्ता में विश्वास। ये लोकतंत्र की पहली विशेषता है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि लोकप्रिय संप्रभुत्ता का जो विचार है या कॉन्सेप्ट है, जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। तो लोकप्रिय संप्रभुत्व जो है किससे संबंधित है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, हॉब्स, लॉक और रूसो। इनमें से कौन जो है वो लोकप्रिय संप्रभुत्ता से संबंधित है? दूसरी जो विशेषता है वो है राजनीतिक तथा नागरिक समानता, ये लोकतंत्र में पाई जाती है। तीसरी, नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता, ये लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है। इसके अलावा निष्पक्ष तथा समयबद्ध निर्वाचन, यानी कि जितनी भी सरकार हैं, सरकार के जो अंग हैं या सरकार के द्वारा जो कार्यविधियाँ होती हैं उनके लिए समय समय पर निर्वाचन होगा, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो या फिर हमारी पंचायती राज हो। इन सभी के लिए जो है वो समय पर एक निश्चित
समय अवधि पर है, निर्वाचन होगा ही होगा। इसके अलावा वयस्क मताधिकार, यानी कि भारत में जितने भी लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं उनको मत देने का अधिकार है और वो वोट कर सकते हैं। तो वयस्क मत अधिकार होगा। उत्तरदायी सरकार होगी। इसके अलावा सीमित एवं संवैधानिक सरकार होगी। निष्पक्ष न्यायपालिका तथा विधि का शासन होगा। कहाँ पर? लोकतंत्र में। इसके अलावा जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार वहाँ पर होगी जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होगा। ये लोकतंत्र की विशेषता है। और लास्ट है विभिन्न राजनीतिक दलों व दबाव समूहों की उपस्थिति। लोकतंत्र में बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे और दल के साथ साथ दबाव समूह भी होंगे। तो ये मुख्य रूप से लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं थी जिनको अभी हमने समझा। हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, वो हैं रॉबर्ट डहल। इनसे जो प्रश्न है वो हमेशा पूछा जाता है जब लोकतंत्र की बात आती है और वहाँ पर रॉबर्ट डहल जैसे विचारक की बात ना की जाए तो समझ लिए कि वो प्रश्न अधूरा रह जाता है। तो रॉबर्ट डहल के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे इन्होंने क्या कुछ इम्पोर्टेंट बताया है लोकतंत्र के बारे में। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें ये निम्न 3 शर्तें पाई जाती हैं। अब ये 3 जो शर्तें हैं ये एग्ज़ाम्स में पूछता है। वो बहुत सारे पॉइंटर्स आपको दे देगा और उसमें से ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जो है वो रॉबर्ट डहल से संबंधित नहीं है, या इनमें से उन पेयर को आप सेलेक्ट कीजिए जो कि रॉबर्ट डहल के अनुसार लोकतांत्रिक शासन की मुख्य शर्तें हैं या उनकी व्यवस्था जो उन्होंने दी है उससे संबंधित है। तो सबसे पहला जो है रॉबर्ट डहल के अनुसार वो है कंपटीशन, यानी कि व्यक्तियों और संगठित समूहों के मध्य सार्थक और व्यापक प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक, अगर भारत का ही उदाहरण हम लेकर चलें तो भारत में ही अलग अलग राजनीतिक दल हैं। एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और भी बहुत सारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं। जब इलेक्शन का समय आता है तब क्या होता है कि ये राजनीतिक दल जो हैं अलग अलग इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। कोई योजनाएं प्रस्तुत कर रहा है तो कोई कुछ प्रस्तुत कर रहा है। तो इस प्रकार से जनता से कैसे न कैसे करके वो अपने मत को प्राप्त करने के लिए उनके बीच में प्रतिस्पर्धा कायम ही रहती है। तो उसके बारे में रॉबर्ट डहल बताते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये प्रमुख चीज़ होती है कंपटीशन। उसके बाद अगला जो है वो है नेताओं द्वारा नीतियों का चयन में उच्च मात्रा में राजनीतिक सहभागिता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। नेता हैं वो अलग अलग तरीके की जो है नीतियाँ बनाते हैं, कभी ये योजना कभी वो योजना, तो उसके बारे में यहाँ बताया है उन्होंने। और तीसरा है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं का स्तर, पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज़ के बारे में। तो ये मुख्य 3 विशेषताएं हैं जो लोकतांत्रिक शासन में पाई जाती हैं। किसके अनुसार? रॉबर्ट डहल के अनुसार। पहला है आपका कंपटीशन, दूसरा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और तीसरा है पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज़। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रॉबर्ट डहल की जो किताबें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी किताबों को हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके कि कौन कौन सी इनकी किताबें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इनकी किताबों को ज़रूर आप नोट करें या फिर जो स्क्रीन है उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे याद करें। तो सबसे पहली जो इनकी किताब है वो है अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो कि 1956 में पब्लिश होती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में इसको नहीं पूछा जाता है, खाली ये पूछ लिया जाता है। डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956, ये जो किताब है ये आपका रॉबर्ट डहल ने लिखी है, जबकि डेमोक्रेटिक थ्योरी 1962, कौन सी? 1962, ये वाली जो किताब है ये किसने लिखा था? ये सारटोरी ने लिखा था। सारटोरी ने लिखा था, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो डेमोक्रेटिक थ्योरी ये किताब है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ईयर आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ईयर आप याद करके रखें कि डेमोक्रेटिक थ्योरी
1956 वाली जो बुक है वो रॉबर्ट डहल ने लिखी है, और 1962 वाली जो है वो हमारे सार्टोरी ने लिखी है। इसके अलावा अगली इनकी जो इम्पोर्टेंट किताब है वो है प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंट। ये 1982 में इनकी बुक पब्लिश होती है। अब अगला इम्पोर्टेंट है इनकी किताब, वो है हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अन अमेरिकन सिटी 1961। इसके अलावा पोलार्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन 1971 में ये बुक ये लिखते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैं लिखता हूँ, जो रॉबर्ट डहल हैं वो बहुलवाद से संबंधित हैं, और इन्होंने जो है बहुलवाद और नव बहुलवाद इसका कॉन्सेप्ट दिया है, पोलार्की और न्यू पोलार्की। मैं यहाँ लिख देता हूँ बहुलवाद। ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जहाँ पर भी पोलार्की शब्द आए डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये हमारे रॉबर्ट डहल हैं और चार्ल्स लिंडब्लम हैं। कौन? बहुलवाद और नव बहुलवाद। ठीक है, इनके साथ दूसरे जो है वो थिंकर कौन है? चार्ल्स लिंडब्लम। बहुलवाद और नव बहुलवाद से ये संबंधित हैं। इसके अलावा अगली इनकी जो इम्पोर्टेंट किताब है वो है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। ये 1968 में पब्लिश होती है। इसके अलावा ऑन डेमोक्रेसी बुक है, वो रॉबर्ट डहल ने लिखी है। कब? 1998 में। इसके अलावा हाउ डेमोक्रेटिक इज़ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2001 में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा अगली किताब है इनकी डिलेमास ऑफ प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसी, ऑटोनॉमी वर्सेस कंट्रोल। ये 1982 में इन्होंने लिखी है। ये देखिए यहाँ पर ये थ्योरी या कॉन्सेप्ट के रूप में आपसे पूछा जाता है कि प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसी जो है वो किससे संबंधित है, यानी कि बहुलवादी लोकतंत्र। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बहुलवादी लोकतंत्र। ये जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, कुछ भी आप इसे मान सकते हैं, ये विचार आपका रॉबर्ट डहल ने दिया है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि लोकतंत्र यदि आप पढ़ रहे हैं या लोकतंत्र से के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो रॉबर्ट डहल को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट डहल के ये कुछ काम हैं जिनको आप समझें, याद करें। अगली इनकी किताब है डेमोक्रेसी एट रिस्क। तो इस प्रकार से ये तमाम वो किताबें हैं जो डेमोक्रेसी से संबंधित हैं, और ये सभी इम्पॉर्टेंट है, और ये सब कुछ रॉबर्ट डहल द्वारा लिखी गई है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब हम लोकतंत्र की आलोचनाओं के बारे में समझते हैं कि लोकतंत्र की आलोचनाएं किसने की है और क्या क्या उसके बारे में कहा है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे गैसेट। ये नाम आप याद रखें, इतना बड़ा नाम याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, आज तक गैसेट के बारे में यही नाम जो है वो, चाहे वो यूजीसी नेट का पेपर हो, सीयूटी पीजी का पेपर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हो, वहाँ पे आपको y.गैसेट और गैसेट आप याद रखते हैं तो इतना काफ़ी है, यही पूछा जाता है। तो इनकी बुक है वो है द रिजल्ट ऑफ द मॉसेस। ये 1930 में प्रकाशित होती है। ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इस बुक में इन्होंने क्या कहा है उसे हम समझते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कैसे लोकतंत्र की आलोचना की है, उस बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि जनवादी लोकतंत्र यानी कि मास डेमोक्रेसी जो है वो नैतिक व्यवस्था और सभ्य समाज को उखाड़ फेंकेगा। ये लोकतंत्र के बारे में इन्होंने बताया है, इसकी आलोचना की है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट जो है उसे आप समझो। मास डेमोक्रेसी, ये मास डेमोक्रेसी का जो विचार है वो किसने दिया? वो हमारे वाई गैसेट ने दिया है। अगले जो है वो कार्लाइल का कहना है कि लोकतंत्र को
मूर्खों का शासन बताया है तथा संसद को बातों की दुकान माना है। किसने? कार्लाइल ने। इसके अलावा टेरी लैंड है। टेरी लैंड क्या बताते हैं, कैसे इसकी आलोचना करते हैं? वो कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो दुष्टों का कुलीन तंत्र इसे बताया है। दुष्टों का कुलीन तंत्र किसने? टेरी लैंड ने। इसके अलावा लुडोवासी या फिर इसको कई बार लुडोविसी भी कहा जाता है, इन्होंने बताया है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। ये कहकर वो लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। इसके अलावा जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है या इन्होंने कैसे आलोचना करी है। उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना तो नहीं करी है, लेकिन उन्होंने संसद के बारे में कहा है। उन्होंने संसद को बांझ औरत या फिर बांझ महिला कह के इसको बताया है कि संसद जो है वो बांझ महिला है या फिर बांझ औरत है। इसकी संज्ञा उन्होंने दी है, क्योंकि गांधी के जो विचार है वो बिल्कुल ही राम राज्य की वो स्थापना करना चाहते थे और वो एक आदर्शवादी थे। तो वो लोकतंत्र जैसी राज्य में विश्वास नहीं करते थे। इस कारण से और हमारे टाइम पे क्या हुआ, जब स्वतंत्र हो रहे थे हम लोग, तो हमारी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। तो वहाँ पर जो है ये संसद की व्यवस्था की गई, जबकि गांधी जी जो हैं वो राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। इस कारण से वो संसद को बांझ महिला या बांझ औरत कह के बताते हैं। इसके अलावा जो अरस्तु हैं वो कहते हैं कि लोकतंत्र निकृष्टतम शासन है, और प्लेटो बताते हैं कि लोकतंत्र को अज्ञानता का ही राज्य बताया है। ये बताते हैं कि लोकतंत्र में जो है मूर्खों का शासन होता है, सीधा सीधा। जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत प्लेटो को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल्ड में हमने डिस्कस किया था। लेकिन इनका कहना है कि निर्धनतम तथा अयोग्यतम व्यक्तियों का शासन है। कौन? लोकतंत्र। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉकविले, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके अनुसार लोकतंत्र बहुमत की निरंकुशता है। क्या है? टर्नी ऑफ मेजॉरिटी। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको वन लाइनर में पूछ लिया जाता है, सीधा बोल दिया जाता है टर्नी ऑफ मेजॉरिटी जो है वो किससे संबंधित है। तो ये हमारे टॉकविले हैं। इसके अलावा वेल्स हैं, वो कहते हैं बुद्धिहीन तथा अज्ञानियों का शासन, लोकतंत्र की आलोचना करते हैं ये कह के। इसके अलावा फैगेट हैं, वो बताते हैं लोकतंत्र को अनभिज्ञता से भरा शासन माना है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख वो थिंकर हैं जिन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और फैक्ट इसके अंदर हैं, तो इसे आप ज़रूर याद करें। हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझते हैं, जिसका जो दूसरा रूप है वो है शुद्ध प्रजातंत्र। शुद्ध प्रजातंत्र। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जो है क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपको यदि शुद्ध प्रजातंत्र दिख जाए तो ये उसका सही आंसर है। इसके अलावा हम समझते हैं ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। इसके अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है तथा कानूनों का निर्माण करती है। सीधे सीधे यदि मैं आपको बताऊं तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें सीधा जनता जो है वो कानून निर्माण में या नीतियां जो बनती हैं उसका सीधे निर्माण करती है। अब ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज के समय में ये संभव नहीं है। उस टाइम पर जब ग्रीक शासन हुआ करता था, प्लेटो एरिस्टोटल के समय पर, तो जो ग्रीक यूनानी युग था वहाँ पर छोटे छोटे नगर राज हुआ करते थे और वहाँ पर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था वो संभव था। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह प्रारंभ में यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित था तथा वर्तमान में रूसों ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सच्चा लोकतंत्र कहा है। किसने? रूसों ने। समझो यहाँ पे रूसो जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को क्या बताते हैं, वो इसे सच्चा लोकतंत्र कहते हैं कि भाई देखो जो सही में लोकतंत्र है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है और इसे वो सच्चा लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में ही संभव है। मैंने बताया
कि यूनानी जो नगर राज हुआ करते थे उसमें छोटी छोटी जनसंख्या होती थी, 500-600 की जो जनसंख्या है उसमें छोटे छोटे नगर राज्य बने होते थे। तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो पाना बहुत संभव होता था, जबकि वर्तमान समय में देखें तो एक विशाल जनसंख्या एक राज्य के अंतर्गत होती है। अब सभी नागरिक जो है वो कानून निर्माण में या नीतियों को निर्धारित करने में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी कारण से हमारे यहाँ पर जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को लाया गया है और उसे लागू किया गया है। वर्तमान समय में विशाल राष्ट्रीय राज्यों में इसे अपनाना संभव नहीं है, यही मैंने अभी बताया आपको। चलिए, आई होप कि आप लोग ये समझ पाए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम अप्रत्यक्ष या फिर प्रतिनिधि प्रजातंत्र को समझते हैं। इसके अंतर्गत जनता शासन में स्वयं भाग ना लेकर एक निश्चित समय अवधि के लिए प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है। भारत की बात करें तो भारत में क्या 5 वर्ष बाद जो है इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, जो कानून बनाने में उसे लागू करने का कार्य करते हैं। जनता अपनी अभिव्यक्ति कुछ निश्चित प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। निर्वाचन बिना किसी भेदभाव के वयस्क मत अधिकार के आधार पर होता है तथा सरकार आम जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ये वर्तमान समय में भारत, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे राज्यों में जो है वो लागू किया गया है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो पाना संभव नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान जैसे देशों में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ गुण हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में पाए जाते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला जो गुण है वो है आरंभक या फिर उपक्रम, जिसे हम इनिशिएटिव कहते हैं। इसके अंतर्गत जनता स्वयं जो है वो विधानमंडल से कोई कानून बनाने का प्रस्ताव कर सकती है, यानी कि डायरेक्ट जनता जो है वो विधानमंडल से ये फला फला कानून जो है वो बनाना है और इम्पॉर्टेंट है, इसकी गुहार या फिर इसका प्रस्ताव रख सकती है। ऐसा देखा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और ये क्या है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का गुण है जो कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में पाया जाता है। ये पद्धति जो है आरंभक या फिर उपक्रम, जिसे हम इनिशिएटिव कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? ये स्विट्जरलैंड में इसे पाया जाता है ये, और यहाँ से इसको लिया गया है। केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तरों पर प्रचलित है। वहाँ पर 50,000 नागरिक मिलकर जो है संघीय संविधान में भी संशोधन कर सकते हैं। देखा कितना ज़्यादा वहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट है कि वो अगर 50,000 नागरिक एक साथ मिल जाएं तो मिलकर जो उनका संघीय संविधान है उसको भी वो बदल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वो है लोक निर्णय या फिर जनमत संग्रह, रेफरेंडम। इसके अंतर्गत प्रस्तावित कानून के लिए सीधे जनता से राय ली जाती है। निषेध यानी कि वीटो की शक्ति जनता के पास होती है, और ये जो व्यवस्था है वो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क में संवैधानिक संशोधन के लिए यही पद्धति अपनाई जाती है। इसके अलावा तीसरा जो है वो है प्रत्यावर्तन, जिसे हम रिकॉल कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका अथवा उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं तो उनका वापस बुलाना तथा उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को चुनने का अधिकार है। अमेरिका के कुछ राज्यों में यह पद्धति आज भी विद्यमान है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के, लेकिन इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखा जाता है, और ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो छोटी सी थी, पसंद आई होगी। अब हम अपनी अगली वीडियो में जो है वो लोकतंत्र के कई सिद्धांत हैं और इनके सिद्धांतों से जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगली वीडियो में जो है हम थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। उनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट थ्योरीज दी गई हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, उसको हम
बहुत अच्छे से समझेंगे।